अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जमात K2 का उर्दू बी का लेक्चर नंबर 9 है। उर्दू क़वाइद इंशा बुक का नाम है, जिसमें हम सफ़ा नंबर 64 से 66 करेंगे, जिसमें इबारत को समझना है। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह दिया जाता है, उसको समझ के फिर उसके क्वेश्चन के आंसर्स किए जाते हैं। सेम इसी तरह उर्दू में भी ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद हम तख्लीकी लिखाई करेंगे गर्मियों के फल के बारे में। स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में से मिसप्रिंट हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ और आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 64 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ है इबारत को समझना, यानी पैराग्राफ जो दिया गया है इसको समझना। प्यारे बच्चों, सबक ख़त्म होने पर ये जानने के लिए कि क्या बच्चे सबक अच्छी तरह समझ गए हैं, आखिर में चंद सवालात दिए जाते हैं। बच्चों के जवाबात से अंदाज़ा हो जाता है कि वो सबक को कितना समझ गए हैं। यानी कि ये जानने के लिए कि बच्चों ने ये सबक समझा है या नहीं, उसके एंड पे सवाल दिए जाते हैं, जिसके जवाब बच्चों ने देने होते हैं उस पैराग्राफ में से, और उनके जवाब से पता चलता है कि उन्होंने ये अच्छी तरह से पैराग्राफ समझा है या नहीं। यहाँ इसी बात की मशक करवाई जा रही है। इबारत देकर इसमें से सवालात और फिर उनके जवाबात दिए जा रहे हैं, ताकि आप इबारत पढ़कर दिए गए सवालात के जवाबात लिखना सीख सकें। यहाँ पे इसी तरह इबारत दी जा रही है, उसके एंड पे सवाल दिए जा रहे हैं, ताकि आप इबारत पढ़ के अच्छी तरह से उसके सवालात के जवाबात लिखना सीख सकें। यानी पहले इबारत होगी, उसके बाद उसके सवालात दिए गए हैं, लेकिन आपने घर में भी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, ये हमारी इबारत नंबर 1 है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, एक सारस और लोमड़ी में दोस्ती हो गई। लोमड़ी चालाक जानवर है, सारस भोला भाला होता है। एक दिन लोमड़ी ने सारस की दावत की। उसने एक प्लेट में शोरबा डालकर सारस के सामने रखा। लोमड़ी तो सारा शोरबा चट कर गई, मगर सारस भूखा रह गया। यहाँ देखें, ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये लोमड़ी है, ये सारस है, क्योंकि सारस अपनी लंबी चोंच से प्लेट से शोरबा ना पी सका। एक दिन सारस ने भी लोमड़ी की दावत की। उसने बोतल में शोरबा डालकर पेश किया। सारस अपनी लंबी चोंच बोतल में डालकर शोरबा पीता रहा। लोमड़ी का मुंह बोतल में ना जा सका और वो भूखी रह गई। स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ था, जिसमें लोमड़ी और सारस के बारे में बताया गया था कि दोनों ने 1 बाय 1 एक दूसरे की दावत की। लोमड़ी ने ख्याल नहीं रखा कि सारस प्लेट में से शोरबा नहीं पी सकता, तो उसको सबक सिखाने के लिए फिर सारस ने भी उसकी दावत की और उसको लंबी बोतल में शोरबा डाल के दिया, लेकिन लोमड़ी भी उसमें से ना पी सकी और वो भूखी रह गई। अब हम इसके मुताबिक इसके क्वेश्चन के आंसर्स आगे देखते हैं कि कैसे करने हैं। स्टूडेंट, पेज नंबर 65 पे इसके क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। किन जानवरों में दोस्ती हो गई, ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। सारस और लोमड़ी में दोस्ती हो गई। लोमड़ी कैसा जानवर है? लोमड़ी चालाक जानवर है, ये भी हमने इसमें पढ़ा है पैराग्राफ में। सारस कैसा जानवर है, ये भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। सारस भोला भाला जानवर है। यानी ये क्वेश्चन दिए गए हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, और उसके मुताबिक उसके आंसर हमने पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं। लोमड़ी ने किसकी दावत की? लोमड़ी ने सारस की दावत की। लोमड़ी ने शोरबा कैसे पेश किया? लोमड़ी ने शोरबा प्लेट में डालकर पेश किया, जो कि वो सारस नहीं पी सका था क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी। कौन भूखा रह गया? सारस भूखा रह गया था। अगले दिन किसने किसकी दावत की? दूसरे दिन जो दावत की थी वो किसने की थी, ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। अगले दिन सारस ने लोमड़ी की दावत की। सारस ने शोरबा कैसे पेश किया? सारस ने शोरबा बोतल में डालकर पेश किया। अब कौन भूखा रह गया? अब लोमड़ी भूखी रह गई। कहानी से नतीजा क्या निकला? अपने किए का बदला ज़रूर मिलता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के आंसर साथ साथ दिए गए हैं कि आपको पता चले कि इबारत को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं। ये आपने इसकी मशक करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम इबारत नंबर 2 करेंगे। इबारत नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारी इल्लामा इकबाल के बारे में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एंड पे जो भी इसकी एक्सरसाइज होगी वो हम करेंगे। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने शायरी के ज़रिए कौम की खिदमत की। किसके ज़रिए? शायरी के ज़रिए। वो मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। उन्होंने मुसलमानों के अलग मुल्क के लिए दिन रात काम किया। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चला जाए। उन्होंने नज़में लिखकर लोगों में आज़ादी का जज्बा
पैदा किया, यानी अपनी शायरी से, अपनी नज़मों से लोगों में उन्होंने आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी जो बांगे दरा में शामिल हैं, यानी उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी जो कि बांगे दरा में शामिल हैं। वो सियालकोट में पैदा हुए, उन्होंने लाहौर में वफ़ात पाई। पैदाइश यानी उनकी सियालकोट में है और लाहौर में वफ़ात पाई। वो 1877 में पैदा हुए, उन्होंने 1938 में वफ़ात पाई। ये साथ उनकी पिक्चर भी दी गई है। अब ये हमने पैराग्राफ इल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा है, अब आगे हम इसकी मश्क करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारा पेज नंबर 66 है। यहाँ पे सवालात लिखा हुआ है। हर सवाल के साथ 4-4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी हर सवाल के साथ 4 ऑप्शंस दी गई हैं। जैसे हम MCQs करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो सही आंसर होगा उस पर हमने टिक का निशान लगाना है। और स्टूडेंट्स, ये भी एक्सरसाइज जो की हुई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आपको टेस्ट में या पेपर में कोई ऐसी इबारत आएगी तो आपको इबारत को समझ के उसके सवालात के जवाब खुद लिखने होंगे। जैसे नंबर 1 है, हमारे कौमी शायर कौन हैं। हमने ये पैराग्राफ में पढ़ा है। हमारे कौमी शायर कौन थे? इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल हैं, इसलिए ये सही आंसर है, इस पर हमने टिक लगा दिया। इल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। यानी इल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए। इसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये सही आंसर है, यानी जो सही आंसर है उसको टिक किया हुआ है। इल्लामा इकबाल कब फौत हुए? 1938 में। ये सही आंसर है, इसको टिक किया हुआ है। यानी आपको स्टूडेंट समझाने के लिए ये पहले से किया हुआ है काम, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और बाकी के पैराग्राफ जो हैं टेस्ट में आएंगे वो आपने खुद उनके सवालात के जवाब करने होंगे। जैसे ये सही आंसर के ऊपर पहले से टिक लगे हुए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। इल्लामा इकबाल कब फौत हुए? 1938 में। इस पर टिक है क्योंकि ये सही आंसर है। इल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि इल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, लखनऊ में, हैदराबाद में, लाहौर में, सियालकोट में। सियालकोट में सही आंसर है, इसलिए इसके ऊपर टिक किया हुआ है। आगे नंबर 5 पे है, इल्लामा इकबाल ने कहाँ वफ़ात पाई, यानी कि जब उनकी वफ़ात हुई तो वो कहाँ थे। इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, लखनऊ में, हैदराबाद में, लाहौर में, सियालकोट में। तो इसका सही आंसर जाएगा लाहौर में, इसलिए इसको टिक किया हुआ है। इल्लामा इकबाल ने कौम को कैसे जगाया, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, नज़में लिखकर, मजमून लिखकर, वाक़यात सुनाकर, तकरीरें करके। तो ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने कौम को जगाया था नज़में लिखकर, यानी शायरी करके, इसलिए ये सही आंसर है, इसको टिक किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ थे, 2 इबारत थी जो आपने की हैं। इनको अच्छी तरह से आपने भी प्रैक्टिस करना है, देखना है कि कैसे की हुई हैं, इनकी रीडिंग करें, फिर सवालात के जवाब पढ़ें। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जब टेस्ट में आएगा तो उसमें इबारत जो होगी उसके सवालात के जवाब आपको खुद ही लिखने होंगे। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 64 से 66 जैसे मैंने पहले बताया है कि आपके सिलेबस में से मिसप्रिंट है, लेकिन आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है। और अब हम तख्लीकी लिखाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जमात K2 के लेक्चर नंबर 9 में तख्लीकी लिखाई करेंगे। और हम तख्लीकी लिखाई कर रहे हैं गर्मियों के फल के बारे में। वैसे तो गर्मियों में बहुत से फल होते हैं, लेकिन हम तरबूज के बारे में लिख रहे हैं। क्लास में भी जब स्टूडेंट्स आपको ये काम करवाया जाता है तो अल्फाज दिए गए होते हैं जिनके मुताबिक आपने सेंटेंसेस लिखने होते हैं उन अल्फाज को इस्तेमाल करके। लेकिन जब टेस्ट या पेपर हो तब ये अल्फाज आपको नहीं दिए जाते, ये काम आपने खुद करना होता है। जैसे तरबूज, पहले आप यही लिखेंगे तख्लीकी लिखाई, गर्मियों के फल, फिर तरबूज, यहाँ पिक्चर बनाई हुई है, आप भी अपने पेरेंट्स के हेल्प से ये बनाएं। उसके बाद फर्स्ट हमारा वर्ड है जो लफ्ज़ पहला दिया गया है नाम। पहले हम इसके नाम के बारे में बताएंगे। ये एक तरबूज है। उसके बाद लफ्ज़ दिया गया है गर्मी, यानी ये वो अल्फाज है जिनको यूज़ करके आप सेंटेंसेस लिखते हैं क्लास में। और जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है वो आप अपने टीचर से भी पूछते हैं। तरबूज गर्मी का फल है। उसके बाद जायका, इसका जायका मीठा होता है। सख्त, ये बाहर से सख्त होता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा तरबूज जो है वो बाहर से सख्त होता है। नर्म, तरबूज अंदर से नरम होता है। रंग, इसका रंग बाहर से सब्ज और अंदर से सुर्ख होता है। शौक, हम सब तरबूज शौक से खाते हैं।
उसके बाद लफ्ज़ दिया गया है शौक, हम सब तरबूज शौक से खाते हैं। उसके बाद लफ्ज़ दिया गया है पसंद, मुझे ये बहुत पसंद है। यानी हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल करके तरबूज के बारे में ये सारे जुमले जो हैं लिखे हैं। आपने ये अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पे ये सारा काम लिखना है। आपने ये वर्ड्स जो हैं ये नहीं लिखने साथ। स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टाइम मैं तख्लीकी लिखाई करवा रही थी, इसलिए ये सारी मैंने आपको खुद करवाई है, लेकिन आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी और गर्मी के फल में जैसे आम, आड़ू वगैरह रफ कॉपी पे उसके बारे में लिखने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम जो भी तख्लीकी राइटिंग होगी, तख्लीकी लिखाई होगी, वो आपने खुद करनी होगी। अल्लाह हाफिज़।